हेलो एवरीवन, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूँ इन्फॉर्मेटिव चैट में। पिछली बार हमने बात की लोन्स के बारे में। लोन्स लेते समय हमें किन बातों की जानकारी होनी चाहिए वो हमने समझा था। आज हम बात करेंगे लोन रीपेमेंट्स के बारे में। लोन रीपेमेंट्स के बारे में हमें समझाने के लिए हमारे साथ फिर से जुड़े हैं सुरेंद्र जाधव, जो एक DSA है और वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। वेलकम, इट्स माय प्लेजर। सुरेंद्र जी, जब भी हम लोन रीपेमेंट की बात सुनते हैं तब हमें एक टर्म सुनाई देता है, लोन रीपेमेंट शेड्यूल। तो ये लोन रीपेमेंट शेड्यूल एग्जैक्टली होता क्या है? लोन रीपेमेंट शेड्यूल ये एक प्रकार की डिटेल टेबल होती है। इसमें आपको आपका रीपेमेंट किस हिसाब से करते हो इसकी जानकारी दी जाती है। लोन रीपेमेंट शेड्यूल में आपको आपका लोन अमाउंट, कस्टमर्स का नाम, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, टेन्योर, इसकी पूरी डिटेल उसमें दी जाती है। और आप EMI किस हिसाब से भरते हो इसका बाइफरकेशन उसमें रहता है। आप इंटरेस्ट कितना पे करोगे और कितना प्रिंसिपल पे करोगे एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, उसका पूरा डिटेल्स इसमें होता है। क्या लोन एप्लीकेंट को अपना लोन रीपेमेंट शेड्यूल उनके लोन अप्रूव होने से पहले पता चल सकता है? हाँ, वो जानकारी मिल सकती है। आप जिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में लोन के लिए अप्लाई करते हो उस लोन ऑफिसर से आपको इसकी जानकारी मिलेगी। वो आपको इस बारे में बता सकता है। और दूसरी चीज़ जो आप ऑनलाइन भी उसके बारे में पता कर सकते हो, बहुत सारे ऐप्स है, उससे भी आपको जानकारी मिल सकती है। और आप खुद भी आपकी डिटेल्स डाल के रीपेमेंट शेड्यूल का कैलकुलेशन कर सकते हो और आपको उसका पता चलेगा। सुरेंद्र, हम जानते हैं कि लोन पे इंटरेस्ट या तो फिक्स्ड रेट पे मिलता है या फ्लोटिंग रेट पे मिलता है। इन दोनों रेट्स का लोन रीपेमेंट पे क्या एग्जैक्ट इफेक्ट होता है? जब भी हम लोन लेने जाते हैं तो हमें दो ऑप्शन दिए जाते हैं, एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैं आपको दोनों की थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो हमारे टेन्योर तक फिक्स्ड ही रहता है और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में RBI के रेपो रेट के हिसाब से कम या ज़्यादा होता है। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमें पेनल चार्जेस लगते हैं, एडिशनल पेनल चार्जेस लगते हैं, और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई भी एडिशनल पेनल चार्जेस हमें नहीं पे करने होते हैं। आपने ये जो पेनल चार्जेस के बारे में बताया है, वो पेनल चार्जेस एग्जैक्टली क्या होते हैं? पेनल चार्जेस जो होते हैं वो अगर हम लोग प्रीपेमेंट करते हैं या पार्ट पेमेंट करते हैं, उस पर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो लोन लिए जाते हैं उस पर पेनल चार्जेस रहेंगे, और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो लोग लोन लेते हैं उस पर कोई पेनल चार्जेस नहीं होता है। किसी कस्टमर ने लोन जो लिया है बैंक से, उसे अगर पता चले कि उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन के लिए बाकी बैंक्स या इंस्टीट्यूट्स की तुलना में ज़्यादा है, तो ऐसे सिचुएशन में उस कस्टमर को क्या करना चाहिए? ऐसे सिचुएशन में आप आपके बैंक या NBFC में जाके रेट ऑफ इंटरेस्ट रिडक्शन के लिए एप्लीकेशन दे सकते हो। और अगर आपकी बैंक या NBFC उस एप्लीकेशन को डिले करती है या एक्सेप्ट नहीं करती है, तो उस सिचुएशन में आप आपका लोन दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। सुरेंद्र, जब हम लोन रीपेमेंट्स की बात करते हैं तो क्या EMI लोन रीपेमेंट का एकमात्र तरीका है? EMI के अलावा भी हम लोग रीपेमेंट के लिए जा सकते हैं। अगर आप आपके EMI के साथ कोई प्रीपेमेंट या पार्ट पेमेंट अमाउंट भरते हो तो आपका लोन अमाउंट और प्रिंसिपल में अफेक्ट करता है। और अगर आपका एक लोन का लॉक इन पीरियड रहता है, हर एक लोन के लॉक इन पीरियड रहते हैं, उसके बाद आप आपके लोन का प्रीपेमेंट या पार्ट पेमेंट कर सकते हो। समझिए किसी कारणवश किसी कस्टमर ने अपना EMI मिस किया हो, तो ऐसे सिचुएशन में कस्टमर को क्या करना चाहिए? जब भी आप आपका EMI मिस करते हो तो आपको पेनल चार्जेस लगते हैं। तो ये इंश्योर करो कि आप आपका EMI टाइमली पे करें। आप आपका मिस्ड EMI चेक के थ्रू या ऑनलाइन भी पे कर सकते हो। और अगर आप आपका EMI मिस करते हो तो उसमें आपका क्रेडिट रिपोर्ट भी
क्रेडिट रिपोर्ट पे दिक्कत आ सकती है। ठीक है। और अगर आप करंटली आपकी सिचुएशन, आपको फाइनेंशियल सिचुएशन लगती है क्या मेरी बराबर नहीं है या मैं ईएमआई पे नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप उस सिचुएशन में बैंक में जाके मोरेटोरियम के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपने अभी मोरेटोरियम कहा, तो ये मोरेटोरियम एग्जैक्टली होता क्या है और ये कस्टमर्स को किस प्रकार से हेल्प कर सकता है? मोरेटोरियम का मतलब है आपकी बैंक आपको कुछ देर के लिए आपके ईएमआई में सहूलियत देती है, टेम्पररी सॉल्यूशन देती है आपको। मोरेटोरियम पीरियड में जो भी आप ईएमआई पे नहीं करते हो उसमें आपको ना कि लेट चार्जेस लगते हैं, ना बाउंस चार्जेस लगते हैं और ना कि आपके क्रेडिट रिपोर्ट में कुछ उसका इफेक्ट गिरता है। मोरेटोरियम का जो भी इंटरेस्ट रहेगा वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट में एडजस्ट करते हैं बैंक, और आपका प्रिंसिपल अमाउंट में एडजस्ट करेंगे या तो आपके ईएमआई में, फ्यूचर ईएमआई में भी एडजस्ट होता है। तो मोरेटोरियम आप कस्टमर्स के लिए जो सुविधा दी गई है उसका इस सिचुएशन में लाभ लेना ज़रूरी है, तो इससे आपके क्रेडिट रिपोर्ट में अफेक्ट नहीं होता है। आपने जैसे बताया कि टेम्पररी कोई कस्टमर फाइनेंशियल बैड सिचुएशन से जा रहा है तो वो मोरेटोरियम के लिए अप्लाई कर सकता है। वैसे ही किसी कस्टमर की फाइनेंशियल सिचुएशन इम्प्रूव होती है तो वैसे हालत में कस्टमर्स को क्या करना चाहिए? अगर किसी पर्सन की या कस्टमर की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी जा रही है, वो आपका उसका अगर इनकम बढ़ रही है, एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहूँगा। समझो एक कस्टमर या पर्सन एक सैलरीड पर्सन है जिसकी सैलरी 50,000 रुपये है और उसका हर साल इंक्रीमेंट तो होता ही है, 5-10% से अगर उसका इंक्रीमेंट होता है तो उस सिचुएशन में उसने उसका ईएमआई भी अगर वो बढ़ाता है 5-10%, तो उसमें उसका बहुत सारा इंटरेस्ट बच जाएगा और प्रिंसिपल अमाउंट उसकी कम होते जाएगी। और ऐसे सिचुएशन अगर वो 5-10% अगर भरता है, एक्स्ट्रा एडिशनल प्रीपेमेंट करता है, तो उसमें आपका उसका टेन्योर भी कम हो जाएगा। तो अगर किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी जा रही है तो उसको उनके ईएमआई अमाउंट भी बढ़ानी ज़रूरी है, तो इस तरीके से वो आपका सेविंग भी बढ़ेगा। आपने पहले प्रीपेमेंट और पार्ट पेमेंट के बारे में बताया था, तो प्रीपेमेंट और पार्ट पेमेंट से किसी भी कस्टमर को कैसे फ़ायदा हो सकता है? बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है। अगर आपका मानो एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, अगर आपने लोन लिया हुआ है 50 लाख का, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% और 20 साल के लिए आप लोन लेते हो, ठीक है, तो आप वो 50 लाख का लोन रीपे करने के लिए और 50 लाख पे करते हो, एडिशनल 50 लाख आप पे करते हो। यानी आप 20 साल में अगर ईएमआई ही भरते जाओगे तो आप 1 करोड़ से ज़्यादा पे करते हो। इसलिए इस सिचुएशन में अगर आप प्रीपेमेंट या पार्ट पेमेंट करोगे तो आपका रेट ऑफ आपका इंटरेस्ट भी बच जाएगा और आपका लोन भी अर्ली रीपे हो सकता है। तो ये प्रीपेमेंट पार्ट पेमेंट जो है वो आपको लोन जल्दी ख़त्म करने के लिए हेल्प करेगी, तो इस चीज़ों पे ध्यान देना ज़रूरी है कस्टमर्स में। तो आप ये कह रहे हो कि प्रीपे और पार्ट पे करने से जो हमें लोन रीपेमेंट शेड्यूल के अनुसार जो टोटल इंटरेस्ट पे करना होता है उसके कंपैरिजन में प्रीपे करने से हम कम इंटरेस्ट पे करते हैं। राइट। सुरेंद्र, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एज अ प्रोफेशनल आप लोन रीपेमेंट के पर्सपेक्टिव से जो कस्टमर्स होते हैं उन्हें क्या एडवाइस देना चाहोगे? ये आपके इंटरव्यू में मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। अगर हम अपना लोन का रीपेमेंट करते हैं और उसकी बचत कैसे करते हैं वो आपको बताना चाहूँगा। उसके 3 तरीके हैं मेरे हिसाब से। अगर हम हर साल अपने ईएमआई के साथ एक एडिशनल ईएमआई अगर हम पे करते हैं तो हमारा जो 25 साल का लोन है वो 20 साल में क्लोज कर सकते हैं। यानी हम लोग 5 साल में हमारा जो इंटरेस्ट जा रहा है 5 साल का इंटरेस्ट बचा सकते हैं। दूसरा तरीका है, अगर मान लो 25 साल का एक लोन है और उसको मुझे 13 साल में ख़त्म करना है, तो हर साल मुझे मेरा ईएमआई 5% से बढ़ाना होगा। 5% से अगर मैं मेरा ईएमआई बढ़ाता हूँ तो मैं ऑलमोस्ट 12 साल का इंटरेस्ट बचा सकता हूँ और 13 साल में मैं मेरा लोन
क्लोज कर पाऊँगा। तीसरा तरीका है, अगर मुझे मेरा 25 साल का लोन 10 साल में मानो क्लोज करना है, मतलब 15 साल का मैं इंटरेस्ट उसमें बचा सकता हूँ, तो मुझे हर साल मेरा EMI मेरा 10% से बढ़ाना होगा, तो मैं मेरा लोन जो 25 साल का है वो 10 साल में क्लोज कर पाऊँगा। ये तीन तरीके हैं जो कि आप आपका सेविंग कर सकते हो, जो एडिशनल हम लोग बैंक को पे करते हैं इंटरेस्ट के ज़रिए वो बचा सकते हैं। और ये आपको आपके फाइनेंशियल लिटरेसी में भी हेल्प करेगी कि किस तरीके से मेरे EMI मुझे मैनेज करने हैं, किस तरीके से उसको पे करना है। ये जानकारी सभी को नहीं दी जाती है, क्योंकि बैंक को तो उनका EMI और इंटरेस्ट चाहिए ही, जितना टेन्योर है उतना। पर ये जानकारी अगर आपके दर्शकों को मिली तो इसमें उनको बहुत सारी हेल्प होगी मेरे हिसाब से। सुरेंद्र, आपने आपका वक्त निकाला और हमें लोन रीपेमेंट के बारे में इतनी अच्छी तरीके से समझाया, उसके लिए आई थैंक यू सो मच। वेलकम सौरभ जी।